हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे इस लेक्चर 12 में आज हम पढ़ेंगे बेलनाकार निर्देश तंत्र। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कार्तीय निर्देश तंत्र को डिस्कस कर लिया है और उसमें हमने ग्रेडियंट, ठीक है, जिसका नाम होता है प्रवणता हमने निकाल ली, डाइवर्जेंस निकाल लिया, कर्ल निकाल लिया था और डेल स्क्वायर फाई यानी लाप्लास संकारक का सूत्र हमने सब व्युत्पन्न कर लिया। वहाँ पर u1 को x लिखते थे, u2 को y लिखते थे, u3 को z लिखते थे। ठीक है, याद है सबको। E1 कैप होता था i कैप, E2 कैप था j कैप और E3 कैप क्या था k कैप। ओके, अच्छा, वहाँ पर एक पृष्ठ भी बनता है कि जो यहाँ पर पृष्ठ बनेंगे जैसे ds1, तो ds1 वहाँ पर क्या होगा, ds1 का मतलब होता है s2 s3 du2 du3। अब du2 का मतलब होगा dy और du3 का मतलब होगा dz। h1 h2 h3 तो यहाँ पर उनका रोल नहीं है क्योंकि तीनों का मान कितना आया था 1 1 1। तो ds1 जो होगा, ds1 होगा dy dz। अब यदि वेक्टर फॉर्म में लेना है कि जैसे ds1 वेक्टर, तो वो आ जाएगा dy dz i कैप। ठीक है, ऐसे ही ds2 और ऐसे ही ds3 निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आयतन अल्पांश कितना होगा कार्तीय निर्देश तंत्र में, h1 h2 du1 du2 du3। h1 h2 h3 तो कितना हो जाएगा 1। du1 du2 du3 का मतलब होगा dx dy dz। तो dv जो कि आयतन अल्पांश है, इसका सिंपल जो वैल्यू आएगी वो आएगी dx dy dz। ओके, क्लियर। अब लिखते हैं सेकंड नंबर, बेलनाकार निर्देश तंत्र। ठीक है, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये लीजिए, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसमें तीन पृष्ठ होंगे। एक बेलनाकार निर्देश तंत्र होता है इस प्रकार से, देखिए, एक इस प्रकार से बेलनाकार निर्देश तंत्र होता है। अब ये सेंटर आप यहां से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें इस प्रकार से संरचना होगी इसकी, बेलन बेलन के रूप में, x y और z, ये इसके रूप में ही इनको निकालकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें तीन पृष्ठ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पृष्ठ होते हैं, एक तो इसमें जो बेलन का बाहर वाला पृष्ठ है वक्राकार पृष्ठ वो होता है, एक होता है ये ऊपर वाला पृष्ठ, ठीक, एक पृष्ठ इसके अंदर होता है। ठीक है, तीनों को बनाते हैं। देखो, ये एक बेलनाकार निर्देश तंत्र है। इसमें सबसे पहला जो पृष्ठ होता है, एक एक पृष्ठ से समझाएंगे तुम्हें। सबसे पहला पृष्ठ होता है बेलनाकार निर्देश तंत्र में या बेलनी निर्देश तंत्र में, पहले मैं लिखता हूं फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा इसको। ठीक है, बेलनी निर्देश तंत्र में, बेलनाकार या बेलनी निर्देश तंत्र में तीन पृष्ठ निम्न होते हैं। सबसे पहला रो बराबर c1, यहां पर u1 होगा रो, u2 होगा फाई, u3 होगा z।
आप जानते हो रो फाई जेड, याद होगा फर्स्ट ईयर में मैं आपको बोलता था कि यहाँ पर रो फाई जेड होते हैं। गोलीय निर्देश तंत्र में होता है आर थीटा फाई, कार्तीय निर्देश तंत्र में होता है एक्स वाई जेड, बेलनाकार निर्देश तंत्र में होता है रो फाई जेड। अब क्या होता है, ध्यान से देखो इधर, जो रो बराबर C1 है और C1 की लिमिट होती है 0 लेस देन इज इक्वल टू C1 लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, कि जो रो बराबर C1 है वो एक बेलनाकार समाक्ष बेलनाकार पृष्ठ है। देखिए इधर ये वाला, ये जो बाहर वाला पृष्ठ है आपको दिख रहा है, जैसे ये बेलनाकार संरचना है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, इसका जो ये बाहर वाला सिरा है, बाहर वाला जो वक्राकार पृष्ठ है, जो बाहर जो पृष्ठ बन रहा है, ये कहलाता है रो बराबर C1 पृष्ठ। अब बेलन की त्रिज्या कितनी है, यदि त्रिज्या कम है तो ये सिकुड़कर छोटा सा हो जाएगा, एक लाइन बन जाएगा, सरल रेखा बन जाएगा, और त्रिज्या बहुत ज्यादा बड़ी है तो बहुत ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल घेरेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो रो बराबर C1, C1 इसका मान है, और ये रो क्या है, ये वाला मान त्रिज्या। रो क्या है, इससे जो ये वक्राकार पृष्ठ है समाक्ष बेलनाकार, समाक्ष का मतलब है कि इसकी जो एक्सिस है वो है जेड एक्सिस। ठीक है, एक ही एक्सिस है, समाक्ष बेलनाकार पृष्ठ होता है, एक बेलनाकार पृष्ठ होता है, ये वाला बाहर वाला बेलनाकार पृष्ठ। ठीक है, जिसकी अलग अलग त्रिज्याएं हो सकती हैं। इस बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या रो होती है। ठीक, रो बराबर C1 एक समाक्ष बेलनाकार पृष्ठ होता है। समाक्ष बेलनाकार पृष्ठ होता है जिसकी त्रिज्या रो होती है। अब मैंने इस C1 का मान 0 से लेके अनंत तक क्यों लिखा है? ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है लेस देन इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है, देखो ऐसे इसलिए लिखा है कि छोटा हो, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक, यदि एक सरल रेखा बन जाए केवल, और वो सरल रेखा कौन सी होगी, जेड एक्सिस, जेड एक्स। ठीक है, छोटा होते 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 एक सरल रेखा बन जाएगा, तब इसकी त्रिज्या रो बराबर कितनी हो जाएगी, 0। अब इसको बढ़ाते जाएंगे, रो बराबर 1 2 3 4 4, फिर चला जाएगा 100 100 1 लाख। ठीक है, अनंत। अनंत का मतलब ये है कि हम उसको माप नहीं सकते कितना है वो, अपनी सीमा से वो बहुत दूर चला गया। ठीक है, तो 0 से लेके C1 का जो मान है, इस त्रिज्या है रो बराबर C1। C1 एक वैल्यू है, ठीक, क्योंकि हम C1 C2 C3 से यहाँ पर दिखाते हैं, इसलिए ये सिंपल एक नोटेशन है, कहने का मतलब संकेत है। उसका मान 0 से लेके अनंत तक हो सकता है। ठीक है, समझ गए, केवल बाहर वाला पृष्ठ होगा। अब इसके अंदर दूसरा यहां पर जो पृष्ठ होता है, ठीक है, रो बराबर C1 तो हो गया, ये क्या है, रो। दूसरा जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से है, ठीक है, इसको हटा देता हूं, अलग अलग बना लेना है इनको, 3 अलग अलग बनाने हैं। तुम्हें पहले वाले के सामने ये बनाना है जो मैंने बनाया था। ठीक है, दूसरे के सामने जो मैं बना रहा हूं उसको बनाना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो ये जो बनाया है इसके सेंटर से ऊपर एक वृत्त है, उसके सेंटर से क्या किया मैंने, जो बाहर एक बेलनाकार पृष्ठ है उसकी परिधि तक एक बिंदु लेके आ गया, एक सरल रेखा। फिर वहां से मैंने क्या किया, नीचे टच करवाता हुआ यहाँ पर। अब ये जो पृष्ठ बन रहा है अंदर, ये पृष्ठ क्या है, टच कर रहा है इसको, बेलन को बाहर वाले सिरे पर टच कर रहा है, और अंदर भी जा रहा है, अंदर काट रहा है परपेंडिकुलर, बिल्कुल। कहां से काट रहा है, देखो इसकी 2 लाइन है क्लियरली। ये एक अर्ध समतल पृष्ठ है, पूरे बेलन को नहीं काटता है, आधे बेलन को ही काटता है।
सेंटर से, ठीक है, ये जो जैसे चौक है इसके सेंटर से स्टार्ट हो जाए और बाहर तक आ जाए और बिल्कुल परपेंडिकुलर काट दे इसको ऊपर से नीचे तक। तो ये क्या है, फाई बराबर C2, ठीक है। ये एक अर्ध समतल पृष्ठ है जो कि एक्स जेड, ठीक, अरे ये जो तल बन रहा है एक्स जेड तल, इससे एक कोण बनाता है ये, और वो कोण कितना होता है, फाई। कितना कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है, उसका अलग अलग मान होता है। जैसे ये घूमकर मान लो कि एक्स जेड तल में आ जाए तब फाई कितना हो जाएगा, 0। अब वहां से स्टार्ट करेगा और घूमता 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 पूरा टोटल घूम जाएगा, कितना घूम जाएगा, जैसे इस प्रकार से, जैसे राउंड 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 इस प्रकार से इसके चारों ओर घूम सकता है और वापस कहां जाएगा, एक्स जेड तल जहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो एक्स जेड तल के सापेक्ष चारों ओर घूमता है, कितना घूमेगा, 0 से लेके 360, 360 को लिखते हैं 2 पाई। तो इसकी जो लिमिट आएंगी वो आएंगी 0 लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई, कि 0 से 2 पाई तक घूम सकता है। अब फाई बराबर C2 क्या होता है, एक अर्ध समतल पृष्ठ होता है, अर्ध समतल पृष्ठ एक अर्ध समतल पृष्ठ है जो एक्स जेड तल से अर्ध समतल पृष्ठ, इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको अंडरलाइन कर लेना समांग से बेलनाकार पृष्ठ, जो एक्स जेड तल से फाई कोण बनाता है, ठीक है, हो गया। अब इसके सामने बना लेना ये वाला चित्र, ठीक, 2 पृष्ठ हो गए। अब एक होता है तीसरा जेड, और जेड बनाने के लिए इसको मिटा देते हैं वापस, ले लीजिए वापस बन गया अपना एक्स वाई, इसको बैठा देते हैं। जेड बराबर C3 तीसरा, अब जेड बराबर C3 कौन सा पृष्ठ है उसको ध्यान से समझिए। जेड बराबर C3 एक वृत्ताकार पृष्ठ है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला ऊपर वाला, जो कि बेलन को किस प्रकार से काटेगा, इस प्रकार से लंबवत परपेंडिकुलर। अब ऊपर हो सकता है, बीच में हो सकता है, नीचे हो सकता है, तो मतलब अब ये तो कौन सी दिशा है, जेड वाली, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी काट सकता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है, वृत्ताकार पृष्ठ, ठीक है, और इसकी जो लिमिट होती है उनको मैं यहां पर लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। C3 कहीं भी हो सकता है, ये है जेड बराबर C3, C3 का मतलब है कि मूल बिंदु से इसकी हाइट कितनी है, C3 मान कि जैसे जेड बराबर 2 पे काट रहा है, जेड बराबर 10 पे काट रहा है, जेड बराबर 100 पे काट रहा है, जेड बराबर -100 पे काट रहा है, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज, वही C3 की वैल्यूज है। एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है जो कि अब किसको काट रहा है, ये जेड एक्सिस को काट रहा है ना, ठीक है, तो जेड एक्स के लंबवत होता है, ठीक, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो एक्स वाई तल से C3 दूरी पर है,
अब C3 का मान कितना भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 होगा तो z, ये z बराबर C3 जो पृष्ठ होगा वो होगा z बराबर 0, और z बराबर 0 होता है xy तल। समझ में आ रही है बात? तो xy तल को काटेगा, मूल बिंदु पर काटेगा। ठीक है, ये 3 प्रश्न बनते हैं। एक बाहर वाला सिरा रो बराबर C1, एक अंदर बनता है, ठीक है, सेंटर से, जो बिल्कुल सेंटर से लाइन जाती है उसको टच करते हुए बाहर तक ले जाओ, बाहर तक ले आओ बेलन के सिरे तक, एक अंदर पृष्ठ होता है अर्ध समतल पृष्ठ वो। और तीसरा जो इसको परपेंडिकुलर काटता है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर काटता है। 3 पृष्ठ बनते हैं। ठीक, अब आप आजकल इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो एक काम करना, गूगल पर सर्च करना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस प्रकार से सर्च करना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पे लिखना इमेज नीचे। मतलब ये पूरा वर्ड तुम्हें गूगल पर टाइप करना है, सिलेंड्रिकल CYLINDRICAL कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेज। जैसे ही तुम टाइप करोगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की इमेज आ जाएंगी। वहां पर तुम यूट्यूब पर इनका विजुअलाइजेशन भी देख सकते हो, 3D इमेज, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये काम जरूर करोगे। चलो, तो ये 3 पृष्ठ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए, अतः U1 बराबर क्या होता है यहां पर U1 बराबर होता है रो, U2 बराबर होता है फाई, और U3 बराबर होता है Z, रो फाई Z। अच्छा, E1 कैप कितना होता है? E1 कैप होता है E, रो है ना ये, तो E रो कैप। ठीक, E2 कैप क्या होता है? ये क्या है, फाई, तो E फाई कैप। और E3 कैप क्या होता है? ये क्या है, Z, तो E Z कैप। ये एकांक सदिश है, और ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो रो एक्सिस होगा, फाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। ठीक है, सभी को ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थ्योरी लिखो। देखो, 2 पृष्ठों के काटने से एक क्या बनता है, एक सरल रेखा बनती है। ठीक है, 2 पृष्ठ जब काटते हैं तो सरल रेखा बनती है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सरल रेखा ही बने, यहाँ पर एक वृत्त भी बन सकता है, एक सरल रेखा भी बन सकती है। क्या क्या बनता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। रो बराबर C1 एवं फाई बराबर C2 पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से जब ये रो बराबर C1 और फाई बराबर C2 पृष्ठ काटेंगे एक दूसरे को, तब क्या बनेगा, तब देखते हैं क्या बनता है। फाई बराबर C2 पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से, अब ध्यान से देखिए, इधर रो बराबर C1 बनाना है, फाई बराबर C2 बनाना है, तो ये तो आएगा नहीं। Z बराबर C3 पृष्ठ, इस प्रकार से है। ये तो है अपना फाई बराबर C2, क्योंकि ये एंगल कौन सा है, ये एंगल फाई है। तो ये कौन सा है, इसको लिख लो फाई बराबर C2। ये बाहर वाला जो है ये है रो बराबर C1 पृष्ठ, और जो ऊपर वाला है ये है Z बराबर C3। अब ध्यान से सुनिए, तीनों मैंने एक में बना दिए हैं। ठीक है, ये 3 पृष्ठ बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है बेलनाकार निर्देशन। रो बराबर C1 यानी ये बार वाला, जो बार वाला हिस्सा है, ठीक है, केवल वही बार वाला हिस्सा, और फाई बराबर C2 मतलब ये। अब मुझे बताइए, ठीक है, कि बाहर वाले हिस्से को, क्योंकि फाई बराबर C2 तो सेंटर से चल के पृष्ठ तक आ रहा है, सेंटर से चल रहा है और पृष्ठ तक आ रहा है, फिर अंदर एक पृष्ठ बनता है इस प्रकार से लंबवत। ये बाहर वाले पृष्ठ को कहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, मतलब इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर टच कर रहा है ना। ठीक है, आपके पास इस प्रकार से ये क्या हो, एक, ठीक है, कि एक पेज, इस प्रकार से एक पेज राउंड करना,
अब एक अंदर वाला जो पृष्ठ होगा वो बाहर वाले पृष्ठ को कहाँ टच करेगा? केवल उसके पृष्ठ पर ही तो टच करेगा, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो मान लो कि ये P है और ये P डैश है, तो एक क्या बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी P P डैश, ठीक है। तो रो बराबर C1 और फाई बराबर C2 पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से एक सरल रेखा P P डैश का निर्माण होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा P P डैश का निर्माण होता है, ठीक है। P P डैश सरल रेखा बनेगी, ध्यान रखना क्या बनेगी? सरल रेखा। दूसरा पैराग्राफ लिखना, अब रो हट गया, अब आएगा फाई से स्टार्ट करना है। फाई बराबर C2 एवं Z बराबर C3 पृष्ठ के काटने से या प्रतिच्छेदन से, जो भी वर्ड आप लिखना चाहो, प्रतिच्छेदन से। अब आ जाओ इसके ऊपर, फाई बराबर C2 का मतलब है कि ये अंदर वाला पृष्ठ, ये वाला जहां जहां मेरा चौक चल रहा है इसको देखो, ये वाला पृष्ठ अंदर से जो स्टार्ट हो रहा है और बाहर तक जो आ रहा है, अंदर से स्टार्ट होता है Z एक्सिस से और बाहर तक आता है पृष्ठ तक, ये पृष्ठ। और Z बराबर C3 का मतलब है ऊपर वाला। अब क्या इस पृष्ठ को यहां पर टच कर रहा है? अरे क्या फाई बराबर C2 जो कि ये अंदर पृष्ठ है, यहां पर टच कर रहा है? नहीं कर रहा। कहां टच करेगा? एक पृष्ठ इस प्रकार से नीचे तक आ रहा है और एक पृष्ठ ऊपर है, ये वाला। अब इस प्रकार से ये तो नीचे जा रहा है, टच कहां करेगा? यहां पर। बाकी नीचे से कहीं मतलब नहीं है, केवल यहां पर तो टच कर रहा है ऊपर। तो यहां जहां टच करेगा क्या बनेगी? एक सरल रेखा बनेगी। और सरल रेखा कौन सी होगी? ये वाली। तो इसको नाम दे देंगे, या मान लो कि C है क्योंकि O तो यहां पर है ओरिजिन, ये पॉइंट होता है C। तो C और P, तो एक सरल रेखा बनेगी CP ऊपर वाली, ठीक है। फाई बराबर C2 एवं Z बराबर C3 पृष्ठ के काटने से सरल रेखा CP का निर्माण होता है एवं, अब देखो CP दिशा में, CP को यदि बार बढ़ाएं तो CP की जो दिशा होती है वो आती है E रो कैप, ठीक है। ये और भी अच्छे समझ में आ जाएगा जब अपन अभी जब वो लिखेंगे स्थिति सदिश और विस्थापन वहां पर, क्योंकि ये जो बाहर वाली दिशा होती है ना, एक्सिस से लेके बाहर की तरफ से जाता है, बाहर कौन बढ़ती है? त्रिज्या। अरे इस प्रकार से बेलनाकार पृष्ठ है तो उसकी छोटी त्रिज्या होगी, फिर बड़ी होगी, तो बाहर की तरफ कौन जाता है? त्रिज्या जाता है। फाई ऐसे घूमता है चारों तरफ, जेड ऊपर नीचे चलता है और रो बाहर की तरफ चलता है, तो ये तो बाहर ही तो आ रहा है, इसलिए ये दिशा है ई रो कैप। अब जब पीपी डैश था, ये कौन सी दिशा थी? जेड। तो इस दिशा में क्या होता है? ई जेड कैप, ठीक है। सरल रेखा का निर्माण होता है, इसकी दिशा ई रो कैप होती है, ठीक है। इसमें भी लिख सकते हैं कि इसकी दिशा क्या होती है? ई जेड कैप, दिशा ई जेड कैप होती है, ठीक है। इसको नोट करो, यहां तक नोट कर लो इसको। उसके बाद में एक तीसरा और बनेगा, जब z बराबर C3 और रो बराबर C1 काटेंगे। देखिए इसको हटा देते हैं पूरे को और फिर से बना लेते हैं। अब इसमें जो है कि z बराबर C3 एवं z बराबर C3, पहले रो का नंबर आया था फिर फाई का, अब स्टार्ट कौन होगा? z। तो रो बराबर C3 एवं z बराबर C3 एवं रो बराबर C1 पृष्ठ के
प्रतिच्छेदन से या काटने से क्या बनेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, z बराबर c3 ऊपर वाला पृष्ठ और रो बराबर c1 का कौन सा पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको। ये बाहर वाला पृष्ठ जो है वो तो है रो बराबर c1, ऊपर वाला जो पृष्ठ है वो है z बराबर c3। तो कहां कहां टच कर रहा है ये दोनों पृष्ठ, कहां एक दूसरे को टच करेंगे, जो ये किनारे दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है, ये जो किनारे दिख रहे हैं इन्हें किनारों पर ही टच करेगा, जिस प्रकार से मेरी उंगली घूम रही है। तो ये एक क्या बनेगा, वृत्त। अरे ऊपर वाला पृष्ठ है ये इसको यहां यहां टच करेगा केवल, तो एक क्या बनेगा, एक वृत्ताकार, यानी एक वृत्त का निर्माण होगा। z बराबर c3 एवं रो बराबर c1 पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से एक वृत्त का निर्माण होता है। एक सर्कल बनता है, एक सर्कल बनता है, वृत्त बनता है, और इस पर किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, वो स्पर्श रेखा कौन सी दिशा में है, ये कौन सी दिशा में घूम रहा है, फाई दिशा में, तो ये दिशा बताएगा ई फाई है। इस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा कौन सी दिशा होगी, ई फाई कैप, ई फाई कैप होती है। ठीक है, तो 3 है। यदि बाहर की तरफ आप चल रहे हो सी से पी की तरफ, तो वो ई रो कैप होगा। पी पी डैश यानी ऊपर नीचे चल रहे हो तो सरल रेखा उस दिशा में क्या होगा, ई जेड कैप। और यदि इस प्रकार से बाहर की ओर पृष्ठ के ऊपर घूम रहे हो वृत्ताकार में, तो वो होगा ई फाई कैप। ठीक है, चलो अब इसमें अपने को जो मेन चीज है वो क्या है कि इसमें स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश किस प्रकार से लिखा जाता है उसको लिख लेते हैं। स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए यहां पर देखो वक्र के निर्देश तंत्र में जो r वेक्टर होता है स्थिति सदिश, वो किसका फंक्शन होता है, u1 u2 u3 का, तीनों का फलन होता है, u1 u2 u3 का फलन होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो dr वेक्टर आता है वो आता है e1 कैप h1 du1 प्लस e2 कैप h2 du2 प्लस e3 कैप h3 du3, यही होता है। तो इसको जब हम बेलनाकार निर्देश तंत्र में बदलेंगे, इसका मान बेलनाकार में, ये विस्थापन सदिश है वक्र रेखा निर्देश तंत्र में, याद रखना इस फॉर्मूले को, e1 कैप h1 du1 आगे इस प्रकार से समझा जाएगा। इसका मान बेलनाकार निर्देश तंत्र में क्या होगा, dr वेक्टर हो जाएगा e1 कैप की जगह e रो कैप h1, du1 की जगह क्या आएगा, d रो आएगा, क्योंकि u1 का काम रो करता है तो d रो हो जाएगा। ये e2 कैप की जगह आ जाएगा e5 कैप s2 d5 प्लस ez कैप s3 dz। ठीक है जी, समीकरण नंबर 1। अब बेलनाकार निर्देश तंत्र में ज्यामिति से, बेलनाकार में
बेलनाकार का मतलब बेलनाकार निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश चित्रानुसार निम्न प्राप्त होता है। अब चित्र बनाऊंगा मैं, चित्रानुसार निम्न प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है वो लिखूंगा फिर बाद में। सबसे पहले डायग्राम को देखो। एक्स वाई एंड जेड। अब क्या करना है कि बेलन का कोई छोटा सा हिस्सा काटना है और इस प्रकार से काटना है। देखिए यहां से इस प्रकार से मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा हम काट रहे हैं। बाहर वाली सरफेस इस प्रकार से चलती है बेलनाकार घूमते हुए, ठीक है। और इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा हमने ले लिया, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। ये वाली लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली लेंथ भी इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये बाहर वाला हिस्सा है इस प्रकार से जो कट के आता है, ठीक। कुछ छोटा सा पीस काट लिया हमने, छोटा सा पार्ट काट लिया अल्पांश। अब इसमें देखिए छोटा सा पार्ट हमें इस प्रकार से यहाँ पर ये लेना है कि मान लो कि यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस प्रकार से, सबसे पहले तो हम इसमें वो दर्शाएंगे कि इसमें जो दिशाएं हैं वो किस प्रकार से। ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट जो हमने माना था ये सी था, ये है पी और ये है पी डैश, और ये वाला जो एंगल है ये है फाई, ठीक। ये अंदर प्रश्न बनता है इस प्रकार से, ये वही अर्ध समतल पृष्ठ है। ये है अर्ध समतल पृष्ठ जो कि आधे हिस्से से सेंटर से स्टार्ट होता है बाहर तक आता है। ये जो बाहर वाला दिख रहा है ना आपको, ये है बेलनाकार पृष्ठ, और जो ऊपर वाला है ये वाला, ये है वृत्ताकार पृष्ठ, जेड बराबर C3, ठीक है। इस दिशा के अंदर, इस दिशा में तो आगे बढ़ता है जेड कैप, जेड दिशा के अंदर, ठीक। और यहां पर CP की दिशा में आगे जो बाहर की तरफ आता है ये आता है ई रो कैप, ई रो कैप बाहर की ओर, ध्यान से बनाना इसको। और ये जो लाइन दिख रही है आपको वृत्ताकार, यहां पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींच दूं इस प्रकार से, तो ये आता है ई फाई कैप, ये क्या आता है ई फाई कैप, ठीक है। यहां तक इसको बनाइए, ई जेड कैप बाहर की ओर, ई रो कैप, और इस दिशा में ई फाई कैप, ठीक है। नोट करो इसको, हो गया नोट। तो इसमें अपने को लिखना क्या है, विस्थापन सदिश लिखना है। अब इसके साथ एक दूसरा डायग्राम और बना हुआ, दूसरा डायग्राम आपको इस प्रकार से बनाना है, सेम इस प्रकार से बनाना है। एक्स वाई जेड इसी के साथ बना लेना राइट हैंड साइड में। तो यहां पर बनाना क्या है, उसी प्रकार से भी बनाना है। सबसे पहले इस प्रकार से बनाओ, फिर इसके बराबर ये वाली दूरी यहां पर खींचो, ये लो। यहां से इसको मिलाना होता है और यहां से इसको मिलाना होता है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा और पार्ट बढ़ाएंगे इसको ऊपर, और मान लो कि यहां तक चला गया, थोड़ा सा ऊपर हिस्सा और बना दिया हमने। अब करना क्या है, यहां से और इस वाले हिस्से से यहां पर,
ठीक है। तो एक छोटा सा अल्पांश बनाना है, यहाँ पे एक अल्पांश का निर्माण करना है। अब ये जो आपको अल्पांश दिख रहा है, ये अल्पांश इस प्रकार से होगा, यहाँ पर एक जो अल्पांश बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से छोटा सा हिस्सा यहाँ पर कटा हुआ मिलेगा, वो कितना होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि जैसे यहाँ पर ये वाली हाइट कितनी है और इन हिस्सों को जब मिलाएंगे, वो यहाँ पर आपको दर्शाने से मतलब नहीं, एक एरो बनाना है, इसको बाहर लिखना है इस प्रकार से। ये जो दूरी है ये है कि मान लो कि पहले ये है जेड एक्सिस और ये दूरी थी जेड रो। अब इसमें इसको थोड़ा सा और बाहर लेके आ गए, मतलब हमने क्या किया, बेलन की त्रिज्या थोड़ी सी और बढ़ा दी। पहले रो त्रिज्या का बेलन था और फिर इसकी त्रिज्या थोड़ी सी और बढ़ा दी हमने, तो त्रिज्या हो गई रो प्लस डी रो। मतलब ये जो अल्पांश है ये कितना है, रो डी रो है ये, ठीक है। क्योंकि हमें जरूरी है कि अपनी तीन दिशाएं कौन सी हैं। ये जो बाहर वाली दिशा है ये है ई रो कैप। बाहर वाली दिशा कौन सी होती है, पहले वाले डायग्राम को देखो, बाहर वाली जो दिशा है सीपी की दिशा में यानी बाहर की तरफ ई रो कैप। तो ई रो कैप, ई फाई कैप और ई जेड कैप, ई रो कैप, ई फाई कैप और ई जेड कैप। इनके साथ देखना है कि इनकी वैल्यूज कितनी आती हैं। जैसे अपन देखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, तो आई कैप के साथ क्या है डी एक्स, जे कैप के साथ क्या है डी वाई और के कैप के साथ क्या है डी जेड। ये कहलाते हैं अल्पांश। डी एक्स है एक्स दिशा में, डी वाई है वाई दिशा में, डी जेड क्या है जेड दिशा में, तो डी रो क्या है रो दिशा में, ठीक है। पहले त्रिज्या थी रो, पहले बेलन की त्रिज्या थी रो, हमने त्रिज्या थोड़ी सी और बढ़ा दी, रो प्लस डी रो कर दी, तो वृद्धि कितनी हुई है डी रो की, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये है कि पहले आप किसी पॉइंट पर थे वक्र पृष्ठ पर, फिर आप थोड़ा सा घूम के दूसरी साइड में चले गए, मतलब पहले आप यहां थे फिर घूम के आप इधर चले गए, तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमें। ये डिस्टेंस किस प्रकार से आएगी, देखो जिस प्रकार से आती है कि पहले मान लीजिए आप जेड एक्सिस के साथ, ठीक है, और जेड एक्सिस पे कौन सा है एक्स जेड तल है, एक्स जेड, उसके साथ आपने फाई कोण बना रखा था, यहाँ पर कोई पर्सन था, अब वो चल के यहां चला गया, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, ये वृद्धि कितनी हो जाएगी, पहले इस प्रकार से देखिए, अब दोबारा से इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए आप। पहले आप यहां पर हैं, इस पॉइंट पर है मान लीजिए, अब ये एंगल आपने कितना बना रखा है फाई का, अब आप यहां से चल के यहां चले गए तो एंगल तो उसी के साथ बनेगा, लेकिन ये वृद्धि कितनी हो जाएगी डी फाई की, क्योंकि मैंने कहा था कि इस प्रकार से जेड एक्स के अराउंड जब घूमते हैं ना तो एंगल डी फाई से चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि एंगल कितना है टोटल फाई है, पहले किसी एंगल कोण फाई पर होता है लेकिन वो घूमेगा कितना डी फाई, तो अंदर वाला जो कोण है वो तो कितना है इसके साथ ये डी फाई है, और ये दूरी कितनी है रो, तो कोण बराबर चाप इंटू त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या होता है, ये जो चाप है ये क्या होगा कोण इंटू त्रिज्या, कोण कितना है डी फाई, त्रिज्या कितनी है रो, तो आंसर कितना आएगा रो डी फाई। मतलब यहां से जो यहां तक ये दूरी कवर करके जाएगा, ये वाली दूरी ये होगी अपनी रो डी फाई की, समझ में आ रही है बात। तो रो डी फाई क्या है, जब आप फाई की दिशा में घूमते हैं तो आपका विस्थापन कितना है, यानी कौन सी दिशा में ई फाई कैप दिशा में, ई फाई कैप दिशा में विस्थापन कितना है रो डी फाई। डी रो तो है रो दिशा में, रो डी फाई है फाई दिशा में, और ऐसे ही
इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है z, पहले z थी फिर आपने और बढ़ा दी, ठीक है। पहले z बराबर c3 कोई फिक्स z की वैल्यू थी, अब उसमें आपने हल्की सी वृद्धि कर दी z प्लस dz, तो चेंज कितना आ जाएगा dz का, मतलब Ez के दिशा में वृद्धि जो होगी वो dz होगी। तो अपने पास आ जाएगा जो dr वेक्टर आएगा, पहले दिशा उसके साथ वृद्धि कितनी हुई है d रो की बाहर की ओर, दिशा e फाई है इसके साथ वृद्धि कितनी हुई रो d फाई की, बस यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रो भी आ जाता है साथ, क्योंकि चाप निकालना होता है, चाप बराबर होता है कोण इनटू त्रिज्या, और तीसरा आता है z कैप और वो आ जाएगा dz। अब इसका और इसकी कंपेयर करना है, तो यहाँ से h1 का मान देखो 1 है, h2 का मान कितना है रो, और h3 का मान कितना है 1, तो 1 रो 1, तो h1 बराबर 1 आ जाएगा, h2 बराबर रो आ जाएगा और h3 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल वगैरह वगैरह फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे और बाद में पढ़ेंगे गोलीय निर्देश तंत्र, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखो इसको